नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका बैंकर साथी चैनल में। साथियों, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे जेआईबी के पेपर 3 की यूनिट 38 जिसका नाम है कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल एजेंसीज। तो देखते हैं कौन कौन सी एजेंसीज हैं कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल के लिए हमारे यहाँ। तो बेसिकली जब हम बात करते हैं कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल एजेंसीज की, तो 3 एजेंसीज हैं हमारे यहाँ। पहला हमारा डिस्ट्रिक्ट फोरम हो गया, स्टेट कमीशन हो गया और नेशनल कमीशन हो गया। अब इन तीनों एजेंसीज के बारे में हम इस चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे कि वो किसके द्वारा बनाई जाती हैं, क्या क्या प्रोसीजर है उनके यहाँ, किस तरह से काम होता है। तो ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। अब डिस्ट्रिक्ट फोरम की अगर हम बात करें तो डिस्ट्रिक्ट फोरम जो है वो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा इस्टेब्लिश किया जाता है हर एक डिस्ट्रिक्ट में। अब गवर्नमेंट अगर चाहे, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट की बात हो रही है, अगर वो चाहे तो एक से ज़्यादा भी डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बना सकती है किसी एक पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में। स्टेट कमीशन की बात करें तो ये भी स्टेट गवर्नमेंट, जो स्टेट की जो रेस्पेक्टिव स्टेट की गवर्नमेंट होगी उसके द्वारा इस्टेब्लिश किया जाएगा। हालांकि नेशनल कमीशन जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इस्टेब्लिश किया जाएगा। तो ये तीनों एजेंसीज की इस्टेब्लिशमेंट की बात आ गई। दो हमारे जो डिस्ट्रिक्ट और स्टेट वाले हैं वो कौन इस्टेब्लिश करेगा, वो स्टेट गवर्नमेंट करेगी। नेशनल कमीशन को इस्टेब्लिश करता है हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट। अब अगर हम कंपोजिशन की बात करें, डिस्ट्रिक्ट जो फोरम है हमारा, उससे कंपोजिशन क्या होगा, तो सेक्शन 10 जो है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 का, वहाँ पर बताया गया है कि डिस्ट्रिक्ट फोरम में ये लोग होंगे, कौन कौन होंगे। एक पर्सन होगा जो कि जिसकी क्वालिफिकेशन डिस्ट्रिक्ट जज बनने लायक क्वालिफिकेशन जिसके पास होंगी, ठीक है। वो कौन होगा, वो प्रेसिडेंट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट फोरम होगा। तो डिस्ट्रिक्ट फोरम का जो प्रेसिडेंट होगा उसके पास जो क्वालिफिकेशन होगी वो इतनी होनी चाहिए जो कि किसी डिस्ट्रिक्ट जज बनने के लिए रिक्वायर्ड हो। तो डिस्ट्रिक्ट जज बनने के लिए जो क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट है उतनी क्वालिफिकेशन इस पर्सन के पास होनी चाहिए जो डिस्ट्रिक्ट फोरम का प्रेसिडेंट बनाया जाएगा। 2 और मेंबर होंगे, प्रेसिडेंट के अलावा 2 और मेंबर होंगे इसमें। वन ऑफ whom shall be a woman having qualification as under। अब 2 जो अलग मेंबर होंगे उनमें से एक कौन होनी चाहिए, एक होनी चाहिए महिला। तो एक महिला मेंबर होंगी जिनकी क्वालिफिकेशन 35 से कम एज ना हो उनकी, साथ ही बैचलर डिग्री हो किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, और बी ए पर्सन ऑफ एबिलिटी, इंटीग्रिटी, स्टैंडिंग एंड हैविंग एडिक्वेट नॉलेज एंड एक्सपीरियंस ऑफ एटलीस्ट 10 ईयर इन डीलिंग विद प्रॉब्लम रिलेटेड टू इकोनॉमिक स्टेट। इन सब इस फील्ड में बेसिकली 10 साल का उनका एक्सपीरियंस होना चाहिए, और एबिलिटी, इंटीग्रिटी जो होनी चाहिए वो उनकी क्वाइट अच्छी होनी चाहिए। तो इसके अलावा एवरी अपॉइंटमेंट एज अ मेंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट फोरम हैज़ टू बी मेड बाय स्टेट गवर्नमेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ सिलेक्शन कमेटी। अब इसमें जो पर्सन सेलेक्ट किए, अपॉइंटमेंट जिनका किया जाएगा, उनको स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा भले ही अपॉइंट किया जा रहा हो, लेकिन उसमें रिकमेंडेशन किसकी होगी, रिकमेंडेशन होगी सिलेक्शन कमेटी की। अब सिलेक्शन कमेटी में कौन कौन होगा, सिलेक्शन कमेटी में जो स्टेट कमीशन है उसके प्रेसिडेंट होंगे जो कि चेयरमैन होंगे सिलेक्शन कमेटी के। साथ ही लॉ डिपार्टमेंट ऑफ द स्टेट जो है, कानून विभाग है उस पर्टिकुलर उस प्रदेश का, उसके जो सेक्रेटरी होंगे वो सिलेक्शन कमेटी के मेंबर होंगे। साथ ही सेक्रेटरी इंचार्ज ऑफ द डिपार्टमेंट डीलिंग विद कंज्यूमर अफेयर, जो स्टेट का जो कंज्यूमर अफेयर डिपार्टमेंट है उसके जो सेक्रेटरी इंचार्ज होंगे वो भी मेंबर होंगे सिलेक्शन कमेटी के। तो ये तीनों लोग होंगे, ये रिकमेंड करेंगे, उसके बाद में स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी। If for any reason the president of state government is absent or otherwise the state government may refer the matter to the chief justice of high court for nominating citizens of the। अब मान लीजिए किसी वजह से अगर जो डिस्ट्रिक्ट फोरम है उसके जो चेयरमैन है वो सिलेक्शन कमेटी में के प्रेसिडेंट के पद पर बनने के लिए अवेलेबल नहीं है किन्हीं कारणों से, तो उस केस में जो है डिस्ट्रिक्ट जो हाई कोर्ट है उस पर्टिकुलर स्टेट का, उसके पास उनसे जो है स्टेट गवर्नमेंट कहेगी कि किसी उनके चीफ जस्टिस जो होंगे उनसे कहा जाएगा कि किसी जज को वो नॉमिनेट कर दें, जो सिटिंग जज हैं उनमें से किसी को एक को नॉमिनेट कर दें ताकि वो सिलेक्शन कमेटी के प्रेसिडेंट के रूप में एक्ट कर सकें। और जो भी जो मेंबर बनेंगे, एवरी मेंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट फोरम शैल होल्ड द ऑफिस फॉर अ टर्म ऑफ 5 ईयर। 5 साल के लिए बनेंगे अप टू द एज ऑफ 65 विच एवर इज अर्लियर। तो या तो 5 साल या 65 एज, इनमें से जो भी पहले हो जाएगा तब तक वो मेंबर रहेंगे। अगर जो मेंबर हैं वो फुलफिल करते हैं क्वालिफिकेशन ऑफ अपॉइंटमेंट, ही मे बी अपॉइंटेड बॉन एक्सपायरी ऑफ इनिशियल टर्म ऑफ 5 ईयर्स। 5 साल के बाद भी अगर वो उनकी जो क्वालिफिकेशन जो है उसके लिए उस क्राइटेरिया में वो फिट बैठते हैं तो दोबारा से उनका रीअपॉइंटमेंट भी हो सकता है। साथ ही अगर बीच में कोई मेंबर चाहे तो वो रिज़ाइन कर सकते हैं अपने ऑफिस से, और किसको एड्रेस करेंगे, वो स्टेट गवर्नमेंट को एड्रेस करते हुए वो रिज़ाइन भी कर सकते हैं।
अब इनके सैलरी और ऑनरेरियम वगैरह जो है, ये अलाउंसेस जो हैं वो कैसे हों वो डिसाइड किए जाएंगे स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, उस हिसाब से इनको दिया जाएगा। अब बात ज्यूरिडिक्शन की करें तो ज्यूरिडिक्शन के केस में जो सेक्शन 11 है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का, सेक्शन 11 जो है 1986 कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, तो वो कहता है कि जो भी 20 लाख तक की वैल्यू के जो गुड्स और सर्विसेज के जो मामले हैं, कंप्लेंट्स हैं, वो डिस्ट्रिक्ट जज के, डिस्ट्रिक्ट फोरम के पास पहुंचेंगी बेसिकली। हालांकि इसमें 2019 में इसमें चेंजेस आए हैं, अब क्या चेंजेस हैं वो आगे हम देखेंगे। तो इसमें क्या है कि कंप्लेंट हैज़ टू बी इंस्टीट्यूटेड इन अ डिस्ट्रिक्ट जज डिस्ट्रिक्ट फोरम विद इन द लोकल लिमिट हुज जुरिडिक्शन। अब कौन से डिस्ट्रिक्ट फोरम में जाएगी? जहाँ पर अपोजिट पार्टी जो है वो रिजाइड करती है या बिजनेस करती है, या फिर कोई ब्रांच ऑफिस उनका है, या फिर जहाँ पर कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ है। तो ये हमारा 1986 वाला जो लॉ था उसमें ये चीज़ें दी हुई थी। अब बात आती है कि कंप्लेन किस तरह से किया जाए, फॉर्म ऑफ कंप्लेन कौन सा होता है, कंप्लेन किस तरह से की जाती है। तो सेक्शन 12 जो है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का, वो स्टिपुलेट करता है कि कंप्लेन किस तरह से की जाएगी, उसका पूरा प्रोसीजर इसमें दिया हुआ है। अब जो भी पर्सन एग्रीव्ड है, यानी कि जिसको जो किसी वजह से जो शिकायत करता है, वो अपना, अगर उसे लगता है कि कंज्यूमर के जो इंटरेस्ट हैं, मतलब उसके जो इंटरेस्ट हैं वो नहीं किए गए हैं, तो वो उसके जो इंटरेस्ट जो एक्चुअली में उसके साथ होना चाहिए, जो फेयर मतलब अच्छा व्यवहार जो उसके साथ होना चाहिए वो नहीं हुआ है, या उसने जो पेमेंट किया है, जो पैसा दिया है, उसके बदले में जो उसे गुड या सर्विसेज मिली हैं जो मिलनी चाहिए थी उसके एज पर प्रॉमिस, वो नहीं मिली हैं, तो इस तरह का कुछ रहता है, तो वो एग्रीव्ड है तो वो कंप्लेन कर सकता है। The details about filing such complaint for which complaint can be filed as under। तो इस जो पूरा प्रोसीजर है वो यहाँ दिया हुआ है। एक एक पॉइंट हमें प्रोसीजर का पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप ये समझ लीजिए कि कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हैं वो हम डिस्कस करेंगे ज़रूर। जैसे कि कोई कंप्लेन है वो किसके कोई गुड्स सेल की गई है, कोई सामान बेचा गया है या डिलीवर की गई है, या फिर एग्रीड टू डिलीवर, यानी कि कोई एग्रीमेंट आपस में हुआ है, कोई सर्विस प्रोवाइड की गई है या फिर सर्विस के लिए कोई एग्रीमेंट हुआ है, अब उसमें किसी तरह का फॉल्ट है, मतलब कोई कुछ ऐसा है डिससेटिस्फेक्शन जिससे कंज्यूमर को हो रहा है और वो उसको लगता है कि उसके साथ चीटिंग हुई है, गलत हुआ है, धोखाधड़ी हुई है, तो वो फिर वो कंप्लेन में जा सकता है। द रिकॉग्नाइज्ड कंज्यूमर, या फिर तो वो पर्सन होगा या फिर कोई कंज्यूमर एसोसिएशन ऑफ अबव मीन्स एनी वॉलंटरी कंज्यूमर एसोसिएशन रजिस्टर्ड अंडर, या फिर कोई कंज्यूमर जो एसोसिएशन होती हैं हमारी जो कि रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट 1956 या कोई अदर लॉ या किसी और लॉ के अंदर, तो वो जाके कंप्लेन कर सकते हैं। अब जो कंप्लेन की जाएगी उसके साथ में फीस भी जमा करनी होगी, उसके साथ फीस जमा करना मैंडेटरी है। डिस्ट्रिक्ट फोरम हैज़ टू ऑर्डिनरी डिसाइड विद इन 21 डेज ऑफ द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ द कंप्लेन अबाउट इट। 21 दिन के अंदर नॉर्मली जो है वो क्या है डिसीजन इनको डिसाइड करना होता है। द कंप्लेंट कैन नॉट बी रिजेक्टेड विदाउट हियरिंग द कंप्लेनेंट। अब 21 दिन के अंदर ये डिसाइड कर लेंगे कि इनको आगे इसको फर्दर परस्यू करना है, सुनना है या नहीं सुनना है। हालांकि कोई भी कंप्लेन जो है वो बिना सुने रिजेक्ट नहीं की जाएगी, बिना कंप्लेनेंट को सुने रिजेक्ट नहीं की जाएगी। वंस द कंप्लेंट इज एडमिटेड बाय द डिस्ट्रिक्ट फोरम इट कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड टू एनी अदर कोर्ट और ट्रिब्यूनल विद और एनी अथॉरिटी सेट अप अंडर एनी अदर लॉ। इंपॉर्टेंट पॉइंट है साथियों, एक बार अगर डिस्ट्रिक्ट फोरम में कोई कंप्लेन आ गई तो वो कंप्लेन फिर कहीं और नहीं जाएगी जब तक उसकी सुनवाई यहाँ पर चल रही है, किसी कोर्ट में, किसी ट्रिब्यूनल में या किसी और अथॉरिटी के पास नहीं जाएगी। अब प्रोसीजर क्या है एडमिशन ऑफ कंप्लेन का, तो ये पूरा डिटेल में प्रोसीजर दिया हुआ है, इसमें पॉइंट बाय पॉइंट हम नहीं एक एक लाइन पढ़ेंगे, है ना। आपको भी पूरा लाइन बाय लाइन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप ये समझ लीजिए कि उसका बेसिकली प्रोसेस है जहाँ पर है कि कंप्लेन 21 डेज़ के अंदर वो डिसाइड कर लेंगे कि उनको आगे रखना है या नहीं रखना है। अपोजिट पार्टी जो है उसको भी अपना वर्जन देना होगा 30 डेज़ के अंदर, और अगर एक्सटेंड करना चाहें तो 15 दिन का एक्सटेंशन दे सकते हैं। तो इस तरह से ये पूरा प्रोसीजर चलता है। और आगे कंप्लेन रिलेट टू द सर्विसेज और अबाउट द गुड्स फॉर विच प्रोसीजर गिवन अबव कैन नॉट बी फॉलोड द डिस्ट्रिक्ट फोरम शैल रिफर कंप्लेन। तो अगर कोई ऐसी सर्विसेज की बात आ रही है जहाँ पर ये ऊपर वाला जो पूरा प्रोसीजर है अगर ये फॉलो नहीं हो पा रहा है, यानी कि गुड्स सैंपल वगैरह हैं, अगर उसमें कोई कमी है तो जैसे उसको लैब में भेजना है, लैब की रिपोर्ट देनी है, उसके हिसाब से डिसीजन लेना है ना। तो अगर ये सारे काम ये तो गुड्स के केस में होंगे, बट सर्विसेज के केस में अगर वो नहीं होता है तो वहाँ पर अपोजिट पार्टी को
अपना वर्जन देना होता है और 15 दिन का टाइम एक्सटेंशन और ज़्यादा दिया जा सकता है अगर रिक्वायर्ड हो. इफ द अपोजिट पार्टी डिनाइज और डिस्प्यूट द एलिगेशन कंटेंट इन द कंप्लेंट और फेल टू सबमिट एनी ऑफ हिज वर्जन देन द कंज्यूमर डिस्प्यूट इज सेटल्ड. या तो अपोजिट पार्टी वो डिस्प्यूट करती है या डिनाई करती है कि भाई हमने ऐसा ये जो है वो गलत किया, ये ऐसी की कंप्लेंट जो है वो सही नहीं है, या फिर वो फेल टू सबमिट एनी ऑफ हिज वर्जन, अपना वर्जन कोई देते ही नहीं है, तो उस केस में उस कंज्यूमर जो डिस्प्यूट है उसको सेटल किया जाता है. फिर जो प्रोसेस है पूरा फॉलो करने के बाद में, अब ये जो पूरा प्रोसीडिंग है उसको क्वेश्चन नहीं किया जा सकता किसी भी कोर्ट में ऑन द ग्राउंड दैट द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस हैज़ नॉट बीन कंप्लाइड विद. इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो भी डिसीजन यहाँ पर लिए जा रहे हैं, जो प्रोसेस फॉलो किया जाता है, उसको इस बेसिस पे क्वेश्चन नहीं किया जाएगा कि वहाँ पर नेचुरल जस्टिस का प्रिंसिपल फॉलो नहीं किया गया है. एवरी कंप्लेनेंट हैज़ टू बी हर्ड एज मतलब बहुत जल्दी से सुनवाई करनी है और जल्दी अपना डिसीजन देना है. इसमें इसकी बेसिकली यही बात इसमें कही गई है. If the district forum feels appropriate, it can pass suitable necessary interim order during tenancy of the any proceeding. Interim order यानी कि अंतरिम आदेश जो है, यानी जब तक सुनवाई पूरी ना हो तब तक के लिए एक इंटरिम ऑर्डर भी डिस्ट्रिक्ट फोरम अगर ज़रूरी समझे तो पास कर सकता है. फॉर द पर्पज ऑफ दिस सेक्शन द डिस्ट्रिक्ट फोरम शैल हैव द पावर आर वेस्टेड इन द सिविल कोर्ट. अब इन सब ये जो सुनवाई के लिए, इस सेक्शन के लिए जो इनकी जो पावर हैं वो सेम पावर रहेंगी जैसे कि किसमें होती हैं, जो सिविल कोर्ट अंडर द कोर्ट ऑफ द सिविल प्रोसीजर 1908 के अंदर जो सिविल कोर्ट की पावर है वही डिस्ट्रिक्ट जो फोरम है उसकी पावर रहेंगी वाइल ट्राइंग अ सिविल सूट इन रिस्पेक्ट ऑफ द फॉलोइंग मैटर. तो जैसे कि सम्मन करना है किसी को, या इन्फोर्सिंग अटेंडेंस ऑफ एनी डिफेंडेंट, या विटनेस किसी को बुलाना है, तो उस केस में सम्मन वगैरह करने की जो पावर है वो सिविल कोर्ट की जो रहती हैं वैसे ही पावर इनकी भी रहेंगी. किसी विटनेस को बुलाना है, सम्मन करना है, कोई एफिडेविट वगैरह का है, तो ये सारी पावर जो है वो सिविल कोर्ट की तरह इनकी रहेंगी. फाइंडिंग्स ऑफ द डिस्ट्रिक्ट फोरम. अब डिस्ट्रिक्ट फोरम ने एक बार सुनवाई कर ली, सेक्शन 13 के अंदर कंडक्ट कर लिया, और डिस्ट्रिक्ट फोरम सेटिस्फाई है कि जो गुड्स जो कंप्लेन है वो द गुड्स कंप्लेंट अगेंस्ट सफ़र फ्रॉम यानी कोई डिफेक्ट उसमें था, जो कंप्लेन थी वो सही थी, या फिर एनी ऑफ द एलिगेशन मेड इन द कंप्लेन अबाउट सर्विसेज आर प्रूव्ड, इट शैल इशू एन ऑर्डर टू द अपोजिट पार्टी डायरेक्टिंग हिम टू वन ऑफ द फॉलोइंग थिंग्स. अगर मान लीजिए वो सेटिस्फाई हो जाते हैं कि जो कंप्लेन थी वो सही थी और कहीं ना कहीं डिफिशियंसी थी, जो सामान दिया गया, जो गुड्स दी गई, या फिर जो हमारे सर्विसेज दी गई, तो फिर क्या कर सकते हैं, रिमूव द डिफेक्ट पॉइंट हुआ है, तो वो ऑर्डर दे सकते हैं किसको, जो अपोजिट पार्टी है उसको ऑर्डर दे सकते हैं कि जो कंप्लेनेंट को जो गुड दी गई है उसमें जो डिफेक्ट है, जो डिफेक्ट पॉइंट आउट किया गया है लेबोरेटरी रिपोर्ट वगैरह को, में उसको रिमूव करने के बाद ही गुड्स को दिया जाए. या फिर रिप्लेस करने का ऑर्डर दे सकते हैं कि भाई रिप्लेस करो और इनको नया सामान दो. या फिर रिटर्न करने की बात हो सकती है कि रिटर्न करो और इनका पैसा इनको वापस दो, यानी कि जो कंप्लेनेंट है उसको सामान वापस लो उससे और उसको पैसा उसका वापस करो. या फिर कोई कंपनसेशन के लिए भी ऑर्डर कर सकते हैं. तो ये सारी चीज़ें हैं. डिसकंटिन्यू द अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस और रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस और नॉट टू रिपीट देम. तो इस तरह का भी आदेश दे सकते हैं कि भाई इस तरह की प्रैक्टिसेस आप आगे कंटिन्यू नहीं करेंगे, और रेस्ट्रिक्टिव या अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस हैं उनको कंटिन्यू नहीं करेंगे. तो इस तरह के आदेश भी डिस्ट्रिक्ट फोरम दे सकते हैं. तो ये सारी चीज़ें हैं. पे द सम शैल बी 5% ऑफ द वैल्यू ऑफ गुड्स सोल्ड. तो रिफ्रेन फ्रॉम ऑफरिंग हैजार्डस गुड्स. कोई हैजार्डस गुड्स हैं यानी कि जो नुकसानदायक हैं, सेहत के लिए अच्छी नहीं है, तो इस तरह की उनको आदेश दे सकते हैं कि आप रिफ्रेन करें, ऐसी चीज़ें ना बेचें, है ना. तो ये इस तरह के पॉइंट इसमें दिए हुए हैं. एवरी प्रोसीडिंग एज सेड अबव हैज़ टू बी कंडक्टेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट फोरम एंड एटलीस्ट वन मेंबर ऑफ द फोरम. ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है साथियों. जो भी सुनवाई की जाएगी वहाँ पर जो डिस्ट्रिक्ट फोरम है उनके प्रेसिडेंट अवेलेबल होंगे, साथ ही एटलीस्ट जो 2 मेंबर हैं, 2 में से 1 मेंबर प्रेजेंट होना ज़रूरी है, तभी वो सुनवाई प्रॉपर मानी जाएगी. एवरी ऑर्डर मेड अंडर दिस सेक्शन हैज़ टू बी साइंड बाय प्रेसिडेंट एंड द मेंबर और मेंबर्स हु कंडक्ट द प्रोसीडिंग्स. जो भी डिसीजन यहाँ पर लिए जाएंगे, जो ऑर्डर पास किए जाएंगे, उसमें प्रेसिडेंट साइन करेंगे डिस्ट्रिक्ट फोरम के, साथ ही जो मेंबर हैं या फिर मेंबर्स यानी कि दोनों मेंबर जो हैं
वो साइन करेंगे जिन्होंने भी प्रोसीडिंग में भाग लिया था। अगर एक मेंबर था तो एक साइन करेगा, दोनों थे तो दोनों ही साइन करेंगे। साथ ही द प्रोसीडिंग रिलेटिंग टू द कंडक्ट ऑफ द मीटिंग ऑफ द डिस्ट्रिक्ट फोरम इन सिटिंग एंड अदर मैटर शैल में बी प्रिस्क्राइब्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। जो भी इसकी मीटिंग है डिस्ट्रिक्ट फोरम की या सिटिंग, तो वो एंड अदर मैटर, और उसके अलावा और भी कोई मैटर जो स्टेट गवर्नमेंट ने अगर प्रिस्क्राइब किया जाएगा तो उसको वो डिस्कस करेंगे मीटिंग करके। तो ये है। साथ ही अब बात करते हैं, मान लीजिए डिसीजन तो दे दिया डिस्ट्रिक्ट फोरम ने। अब डिस्ट्रिक्ट फोरम के डिसीजन से अगर पार्टी खुश नहीं है, कंप्लेनेंट खुश नहीं है, या फिर दोनों में से कोई भी पार्टी एक जो है वो खुश नहीं है, वो क्या करना चाहते हैं, वो अपील करना चाहते हैं, तो वो कहाँ जा सकते हैं, वो जा सकते हैं आपका स्टेट कमीशन में विद इन पीरियड ऑफ 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर। ऑर्डर की डेट के 30 दिन के अंदर वो स्टेट फोरम जो है वहाँ पर जाके अपनी अपील दायर कर सकते हैं। लेकिन अपील करने के लिए उनको कुछ एक फ़ीस जमा करनी होगी। जो भी अमाउंट अगर पेमेंट करने की अगर बात है, उसमें कोई अमाउंट डिस्क्लोज किया गया है, तो उसका 50% या फिर 25,000 इनमें से जो भी कम हो उतना अमाउंट पहले जमा करेंगे। उसके बाद ही उनकी सुनवाई की जाएगी, उसके बाद ही उनकी अपील को सुना जाएगा। अब ये तो हो गई बात हमारी स्टेट जो डिस्ट्रिक्ट फोरम जो है। अब आते हैं हमारे स्टेट कमीशन पे। अब स्टेट कमीशन में साथियों क्या होगा, स्टेट कमीशन के बारे में जो दिया हुआ है हमारा, स्टेट कमीशन के बारे में दिया हुआ है अंडर सेक्शन 15 ऑफ द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। तो सेक्शन 15 जो है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का, वो कहता है कि इसमें एक पर्सन ऐसा होगा जो कि हाई कोर्ट का जज बनने लायक उसकी क्वालिफिकेशन होंगी। अ पर्सन हु इज और हैज बीन कि जो या तो हाई कोर्ट का जज है या फिर रह चुका है, तो वो इसका प्रेसिडेंट होगा, शैल बी इट्स प्रेसिडेंट। और उसका अपॉइंटमेंट जो होगा वो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जो हैं, चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट जो हैं, उनके साथ कंसल्टेशन के बाद ही किया जाएगा। नॉट लेस देन 2 अदर मेंबर्स, 2 और मेंबर कम से कम इसके होंगे, जिनमें या फिर उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। मिनिमम 2 मेंबर होंगे, चाहे तो 2 मेंबर से ज़्यादा भी हो सकते हैं। वन ऑफ हुम शैल बी वुमेन हैविंग क्वालिफिकेशन एज अंडर। तो 2 मेंबर तो कम से कम होंगे ही प्रेसिडेंट के अलावा, और 2 में से 1 महिला होंगी जिनकी क्वालिफिकेशन होगी कि 35 से एज कम ना हो उनकी, साथ ही 35 से एज कम ना हो, बैचलर डिग्री हो उनके पास, और जो वो सेम वही क्वालिफिकेशन है, पर्सन विद एबिलिटी इंटीग्रिटी स्टैंडिंग हैविंग एडिक्वेट नॉलेज ऑफ एटलीस्ट 10 ईयर, 10 साल का उनको एक्सपीरियंस भी, नॉलेज एक्सपीरियंस होना चाहिए। किस बारे में, जो भी प्रॉब्लम रिलेटेड टू इकोनॉमिक लॉ, कॉमर्स वगैरह की जो प्रॉब्लम्स हैं उनके बारे में कहीं पर उन्हें अनुभव 10 साल का होना चाहिए। हाउएवर नॉट मोर देन 50% ऑफ मेंबर शैल बी अमंगस्ट पर्सन हैविंग एन जुडिशियल बैकग्राउंड। मिनिमम 10 ईयर नॉलेज। 50% से ज़्यादा जो है जो मेंबर्स हैं वो जुडिशियल बैकग्राउंड से नहीं होंगे। मिनिमम 10 साल की सर्विस जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ट्रिब्यूनल वगैरह में होनी जिनकी ज़रूरी है। एवरी अपॉइंटमेंट एज मेंबर ऑफ स्टेट कमीशन हैज़ टू बी मेड बाय स्टेट गवर्नमेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द सिलेक्शन कमेटी। जो भी स्टेट गवर्नमेंट में हमारे अपॉइंटमेंट्स होंगे, अपॉइंटमेंट कौन करेगा, स्टेट गवर्नमेंट करेगी, लेकिन कंसल्टेशन किससे होगा, रिकमेंडेशन किसकी होगी, सिलेक्शन कमेटी की होगी। अब ये सिलेक्शन कमेटी में कौन कौन होगा, सिलेक्शन कमेटी में हमारे जो स्टेट कमीशन है उसके चेयरमैन जो हैं वो उसके प्रेसिडेंट होंगे, है ना। सेक्रेटरी जो लॉ डिपार्टमेंट के हैं। अब इसमें साथियों देखिए मेंबर की बात हो रही है, तो मेंबर की बात हो रही है तो प्रेसिडेंट इसकी सिलेक्शन कमेटी के भी हेड होंगे, है ना। और जो सेक्रेटरी होंगे लॉ डिपार्टमेंट के वो इसके मेंबर होंगे। साथ ही सेक्रेटरी इंचार्ज ऑफ द कंज्यूमर अफेयर ऑफ द स्टेट, ये दोनों मेंबर किसमें थे, ये जो डिस्ट्रिक्ट फोरम वाले में भी थे और स्टेट कमीशन में भी जब सिलेक्शन हो रहा है वहाँ भी ये प्रेजेंट हैं, ठीक है। द जुरिडिक्शन पावर एंड अथॉरिटी ऑफ द स्टेट कमीशन में बी एक्सरसाइज बाय बेंचेस देयर। और इनकी जो स्टेट कमीशन की जो पावर हैं वो बेंचेस के द्वारा एक्सरसाइज की जाएंगी। अगर जो मेंबर हैं बेंचेस के वो डिफर करते हैं किसी पॉइंट पे, द पॉइंट हैज़ टू बी डिसाइडेड बाय मेजोरिटी। और इनकी जो बेंचेस बनेंगी वो सुनवाई करेंगी किसी चीज़ पे। और अगर वहाँ पे जो मेंबर हैं, मान लीजिए किसी पॉइंट पे सारे मेंबर एक साथ एग्री नहीं करते हैं, उनके अंदर मतभेद हैं, तो वहाँ पर क्या है, मेजोरिटी से डिसाइड किया जाएगा। इफ़ द मेंबर ऑफ बेंचेस डिफर ऑन द पॉइंट हैज़ टू बी डिसाइडेड बाय
majority. If there is equality in differing member, then the point of difference has to be referred to the president. अब मान लीजिए अगर दो ही मेंबर हैं, दोनों में से एक जो अगर डिफरेंस हो जाता है तो उसमें फाइनल डिसीजन जो है बराबर हो जाते हैं, एक पक्ष में विपक्ष में जो है बराबर लोग हो जाते हैं, तो वो मैटर किसको रेफर किया जाएगा? वो प्रेसिडेंट को रेफर किया जाएगा। और प्रेसिडेंट क्या करेगा? मे हियर द पॉइंट ऑफ डिफरेंस हिमसेल्फ एंड रेफर टू some other member for hearing. The point of reference has to be decided by the majority of the member. तो वही है, उसके बाद में फिर वो मेजोरिटी से ही डिसाइड किया जाएगा बेसिकली। एवरी मेंबर ऑफ द स्टेट कमीशन शैल होल्ड ऑफिस ऑफ 5 साल या फिर 65 ईयर, दोनों में से जो पहले हो जाए तब तक के लिए वो अपना ऑफिस होल्ड करेंगे, है ना। हालांकि उनको रीअपॉइंटमेंट के लिए एलिजिबल होते हैं वो, अगर वो रहते हैं उसके बाद में 67 ईयर के लिए रह सकते हैं, फॉर अनदर टर्म ऑफ 5 ईयर और अप टू द एज ऑफ 67। दूसरे टर्म में जब वो दोबारा से जब वो सिलेक्ट होंगे तब भी वो 67 ईयर, यानी कि इसमें साथियों देखिए डिफरेंस है, 5 ईयर एंड अप टू द एज ऑफ 67 की बात हो रही है, डिस्ट्रिक्ट फोरम में 65 की बात हो रही थी। तो ये यहाँ पर 2 साल का एक्सटेंशन और दिया गया है। और मेंबर जो हैं वो रिज़ाइन कर सकते हैं अपने ऑफिस से स्टेट गवर्नमेंट को एड्रेस करते हुए। अब स्टेट कमीशन जो है उनका जुरिडिक्शन और प्रोसीजर क्या है उसमें, तो जैसा कि 1986 वाले का जो हमारा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है उसमें कहा गया है कि 20 लाख से ऊपर से 1 करोड़ तक की जो चीज़ें हैं, जो कंप्लेंट्स हैं, उनको डिस्ट्रिक्ट फोरम डील करेंगे। साथ ही जो अपील आएंगी नीचे से डिस्ट्रिक्ट फोरम की, तो वो भी सुनेंगे। ये दोनों चीज़ें हैं। हालांकि इसमें वैल्यू अब बढ़ गई है, 20 लाख नहीं है, इसकी लिमिट रिवाइज हो गई है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। टू कॉल फॉर रिकॉर्ड्स एंड पास अप्रोप्रिएट ऑर्डर इन एनी कंज्यूमर डिस्प्यूट दैट इज पेंडिंग बिफोर और हैज़ टू बी डिसाइडेड डिस्ट्रिक्ट फोरम विद इन द। तो साथियों 2-3 तरह की पावर हैं इनकी। पहला है कि जो मैटर है जो इनकी परव्यू में आते हैं, जिसमें जो पहले क्या था 20 लाख से 1 करोड़ तक के मैटर इनके परव्यू में आते थे, तो वो ये सुनते थे। साथ ही जो अपील आ रही हैं उनको सुनेंगे। दूसरा क्या है, इनके पास एक और पावर है कि ये क्या कर सकते हैं, कोई मैटर अगर पेंडिंग है किसी एक डिस्ट्रिक्ट फोरम में, उसको किसी दूसरे डिस्ट्रिक्ट फोरम में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। या फिर कोई डिसाइड किया गया डिस्ट्रिक्ट फोरम में हैज़ वेयर द स्टेट कमीशन इज ऑफ द ओपिनियन दैट डिस्ट्रिक्ट फोरम हैज़ एक्टेड विदाउट जुरिडिक्शन और विदाउट मटेरियल इरेगुलरिटी। और दूसरा क्या है कि अगर मान लीजिए कोई डिसीजन पास कर दिया गया है, कोई डिसीजन पास कर दिया गया है डिस्ट्रिक्ट फोरम के बाद में डिस्ट्रिक्ट फोरम के द्वारा, लेकिन इनको स्टेट जो कमीशन है, स्टेट कमीशन जो है उसको ये लगता है कि कहीं ना कहीं वहाँ पर गलती की गई है या सही डिसीजन नहीं आया है, तो वो अपने पास में उनके रिकॉर्ड वगैरह जो है उनको तलब कर सकते हैं। A complaint has to be instituted in the state commission within the local limit of whose jurisdiction। अब जो भी कंप्लेन होंगी, जो स्टेट उनकी लिमिट जो होगी उसके जुरिडिक्शन में जो कंप्लेन आ रही होंगी वो उनके यहाँ कंप्लेन एंटरटेन की जाएंगी। द अपोजिट पार्टी एक्चुअली और वॉलंटरी रिजाइड्स और कैरीज ऑन बिजनेस, यानी कि जो अपोजिट पार्टी है जिसके खिलाफ कंप्लेन की जा रही है, या तो वो उसका रेजिडेंस है या बिजनेस प्लेस है या फिर वहाँ पर किसी तरह का काम वो करता है, कोई ब्रांच ऑफिस वगैरह है, तो वहाँ पर ही उसकी कंप्लेन की जाएगी। When one of the opposite party do not reside or carry out business, then either with the permission of the state commission or acquaintance of such party। अगर वो रहते ही नहीं है कोई, तो वहाँ पर परमिशन लेनी होगी स्टेट कमीशन के। फॉर द कॉज ऑफ एक्शन होली और इन पार्ट राइज। तो ये सब है साथियों। इसके साथ ही अगर ट्रांसफ़र ऑफ केसेस की अगर बात करें तो ऑन द एप्लीकेशन ऑफ द कंप्लेनेंट ऑन स्टेट कमीशन में ट्रांसफ़र एनी प्रोसीडिंग एट एनी। तो ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि किसी एक डिस्ट्रिक्ट फोरम में अगर कोई केस चल रहा है तो उसको उठा के दूसरे डिस्ट्रिक्ट फोरम में भी जो भी अगर चाहें तो ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अब अपील की बात करें तो अपील इसमें ऐसा है कि अगर उन जो अंडर सेक्शन 19 जो है हमारा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का, वो कहता है कि स्टेट कमीशन ने अगर कोई मान लीजिए ऑर्डर पास किया है और उस ऑर्डर से अगर वो पर्सन खुश नहीं है तो फिर वो नेशनल कमीशन में अपील कर सकते हैं 30 डेज़ के अंदर, है ना। जो भी फॉर्म्स और मैनर वगैरह प्रेस्क्राइब किया गया है किस तरह से करेंगे। नेशनल कमीशन हैज़ द पावर टू कंट्रोल डिले इन। अब मान लीजिए कोई 30 दिन के अंदर अपील नहीं कर पाता है तो 30 दिन के बाद अपील करता है,
तो फिर बॉल जो है वो नेशनल कमीशन के पाले में है। वो चाहें तो अगर वो उनको लगता है कि जो डिले हुआ है अपील करने में वो जेन्युइन है, जेन्युइन रीज़न है कोई, तो चाहे तो उसको कंप्लेन को एंटरटेन कर सकते हैं या फिर वो नहीं भी कर सकते हैं। साथ ही जब भी अपील करनी होगी तो जो अमाउंट फाइन वगैरह जो अगर लगाया गया है तो उसका 50% जमा करना होगा, या फिर 35,000 जो भी कम है उतना अमाउंट जमा करना होगा पहले, तभी आपकी अपील सुनी जाएगी। स्टेट कमीशन या नेशनल कमीशन हैज़ टू बी हर्ड एज के पास अगर कोई अपील आती है तो उसको बहुत तेज़ी से सुना जाना चाहिए। देयर हैज़ टू बी एन अटेम्प्ट टू डिस्पोज अपील फाइनली विद इन अ पीरियड ऑफ 90 days ऑफ इट्स एडमिशन। और कोशिश ये होनी है कि इनमें अब जो फोरम है हमारे कमीशन जो है इनमें 90 days के अंदर में उसका डिस्पोजल हो जाए। ऑर्डिनरी क्या होता है, कोई भी नो एडजर्नमेंट इज ग्रांटेड, कोई भी एडजर्नमेंट वगैरह ग्रांट नहीं किया जा सकता है। हालांकि स्टेट गवर्नमेंट कमीशन और नेशनल कमीशन जो है एडजर्नमेंट और सफिशिएंट कॉज अगर पार्टी देती है तो उसको ग्रांट कर सकते हैं कि उसकी सुनवाई थोड़े दिन रोक दी जाए। तो उसके और फर्दर बात ये आती है कि कोई पर्सन जो है वो एग्रीव्ड है नेशनल कमीशन बाय ऑर्डर मेड बाय नेशनल कमीशन इन एक्सरसाइज ऑफ पावर अंडर सेक्शन 21, तो वो सुप्रीम कोर्ट फिर जा सकता है नेक्स्ट 30 days में। अब नेशनल कमीशन के भी अगर किसी ऑर्डर से कोई खुश नहीं है तो वो कहाँ जाएगा, वो जाएगा सुप्रीम कोर्ट में। फिर सुप्रीम कोर्ट चाहे तो एंटरटेन कर सकते हैं 30 दिन के बाद भी। बात वही है कि सुप्रीम कोर्ट की फिर मर्जी है कि अगर वो उन्हें लगता है कि जो डिले हुआ है उसके लिए जेन्युइन रीज़न है तो चाहे तो वो उसको एंटरटेन कर सकते हैं। इन ऑर्डर अगेंस्ट विच अपील इज़ टू प्रेफर्ड इन्वॉल्व द, अब बात वही है कि वहाँ भी अपील करने से पहले जब अपील होगी तो वहाँ पर 50% जो है वो अमाउंट जमा करना होगा जितने की पेनल्टी वगैरह लगी है, या फिर 50,000 रुपये, दोनों में से जो भी विच एवर इज़ लेस उतना अमाउंट जमा कर दो पहले, तब भैया आपकी बात सुनी जाएगी, तब आपकी अपील में सुनवाई होगी। अब नेशनल कमीशन के कंपोजिशन की बात करें तो सेक्शन 20 में जो कंज्यूमर एक्ट है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट कोपरा जो हमारा है, उसके अंदर सेक्शन 20 है, उसके अंदर इसके कंपोजिशन की बात की गई है, बताया गया है। अब इसमें हु इज़ और हैज़ बीन जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट शैल बी प्रेसिडेंट। तो एक ऐसा पर्सन जो या तो सिटिंग जज है या पहले जज रह चुका है सुप्रीम कोर्ट का, वो इसका कौन होंगे, वो इसके प्रेसिडेंट होंगे। हिज अपॉइंटमेंट हैज़ टू बी मेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। अब नेशनल कमीशन के जो प्रेसिडेंट होंगे उनका अपॉइंटमेंट किया जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, और सेंट्रल गवर्नमेंट किससे कंसल्ट करेगी, कंसल्टेशन करनी होगी उन्हें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से, हमारे जो मुख्य न्यायाधीश हैं उनसे डिस्कस करने के बाद ही, सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं तो उनसे डिस्कस करने के बाद ही ये अपॉइंटमेंट किया जाएगा। 4 से कम मेंबर नहीं होंगे, नॉट लेस देन 4 से कम मेंबर नहीं होंगे, हालांकि 4 से ज़्यादा हो सकते हैं जैसा भी लगे। उनमें से कम वन ऑफ whom shall be a woman having qualification as gender, और 4 में से मतलब मिनिमम 4 हैं, 4 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, और उनमें कम से कम एक महिला का होना अनिवार्य है जिनकी वही क्वालिफिकेशन है, एज 35 की हो, बैचलर डिग्री हो, साथ ही एबिलिटी, इंटीग्रिटी, स्टैंडिंग, तो ये सारे वो सेम क्वालिफिकेशन है जो डिस्ट्रिक्ट में भी थी, स्टेट कमीशन में भी थी और नेशनल कमीशन में भी हैं। एवरी अपॉइंटमेंट एज अ मेंबर ऑफ नेशनल कमीशन हैज़ टू बी मेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ सिलेक्शन कमेटी ऑफ द फॉलोइंग। तो एक बार प्रेसिडेंट डिसाइड कर लिया गया है, किससे कंसल्टेशन से, सेंट्रल गवर्नमेंट ने नॉमिनेट किया है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया है सॉरी, और रिकमेंड कौन करेगा, किसके साथ कंसल्टेशन हुई है, कंसल्टेशन हुई है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ। अब उसके जो मेंबर डिसाइड होने हैं, मेंबर का अपॉइंटमेंट होना है, तो मेंबर का जो अपॉइंटमेंट होना है वहाँ पर गवर्नमेंट ऑन रिकमेंडेशन ऑफ सिलेक्शन कमेटी कंसिस्टिंग ऑफ द फॉलोइंग, अ पर्सन हु इज अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट टू बी नॉमिनेटेड बाय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हु शैल बी चेयरमैन ऑफ द सिलेक्शन कमेटी। तो सिलेक्शन कमेटी का चेयरमैन जो होगा वो सुप्रीम कोर्ट का कोई जज होगा जिसको नॉमिनेट करेंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो वो हमारा सिलेक्शन कमेटी जो डिसाइड करेगी कि मेंबर कौन कौन होंगे, उस सिलेक्शन कमेटी का चेयरपर्सन चेयरमैन होगा। दूसरा,
इसमें सेक्रेटरी होंगे लीगल अफेयर डिपार्टमेंट के, जो पहले भी थे। डिपार्टमेंट जो कंज्यूमर अफेयर में डील कर रहे हैं उसके सेक्रेटरी होंगे। तो ये दोनों कौन होंगे? ये दोनों हमारे उसके मेंबर रहेंगे। तो 3 लोगों की कमेटी रहेगी, सिलेक्शन कमेटी, जो डिसाइड करेगी कि मेंबर कौन कौन नेशनल कमीशन में आएंगे। तो ये है साथियों, सेम पॉइंट्स हैं वो रिपीट हो रहे हैं हमारे जो हमने स्टेट कमीशन वाले में पढ़ा था। अब एज इसमें देख लीजिए, एज इसमें वही है 5 साल या फिर 67 ईयर्स। 5 ईयर्स और 67 ईयर ऑफ एज, दोनों में से जो भी पहले हो। मेंबर में रिजाइन, और रिजाइन करना है तो फिर सेंट्रल गवर्नमेंट को एड्रेस करते हुए रेजिग्नेशन लेटर दिया जाएगा। अब इनके सैलरी और ऑनरेरियम वगैरह हैं वो डिसाइड किए जाएंगे किसके द्वारा? वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा डिसाइड किए जाएंगे। ज्यूरिडिक्शन एंड पावर नेशनल कमीशन की क्या होंगी? 1 करोड़ से ऊपर के जो मैटर हैं वो यहाँ आएंगे। हालांकि इसमें रिवीजन है, आगे हम देखते हैं। फॉर डिस्पोजल ऑफ डिस्प्यूट बाय द नेशनल कमीशन, नेम नेसेसरी मॉडिफिकेशन इज एप्लीकेबल एज पर। तो ये है, इसमें मॉडिफिकेशन वगैरह कर सकते हैं इस प्रोसीजर में। द नेम नेशनल कमीशन हैज़ ऑल्सो पावर टू रिव्यू एनी ऑर्डर मेड बाई। अब कोई नीचे की जो कमीशन है उन्होंने अगर कोई किया है कुछ, तो उसके कोई भी ऑर्डर अगर इन्होंने नेशनल कमीशन ने पास किया है, ये अपने ऑर्डर को भी रिव्यू करने की पावर इनके पास है, अगर उसमें कोई एरर उनको समझ में आता है, कोई पता लगता है। इफ द नेशनल कमीशन पासिस एनी एक्स पार्टी ऑर्डर अगेंस्ट द अपोजिट पार्टी और द कंप्लेनेंट। अब नेशनल कमीशन जो है उसने अगर कोई डिसीजन पास कर दिया है और एक्स पार्टी कर दिया है, मतलब उसको बिना सुने कंप्लेनेंट को, दूसरी पार्टी को सुना नहीं, और एक्स पार्टी को डिसीजन पास कर दिया, तो एग्री पार्टी जो है, जो पीड़ित जो व्यक्ति है, जो पार्टी है, वो किसको अप्लाई कर सकती है? कमीशन को, कि सेट असाइड कर दिया जाए उस एक्स पार्टी ऑर्डर को इन द इंटरेस्ट ऑफ द जस्टिस। दोबारा से अपील की जा सकती है वहाँ पर, और रिक्वेस्ट की जा सकती है कि जो डिसीजन दिया गया है उसको सेट असाइड किया जाए। ट्रांसफ़र ऑफ केसेस की अगर बात करें तो केसेस एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र किए जा सकते हैं अगर इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस, यानी कि न्याय के लिए अगर ज़रूरी हो, तो नेशनल कमीशन जो है में ट्रांसफ़र या तो एप्लीकेशन मिले कंप्लेनेंट से, या फिर अपने आप ओन मोशन में अपने आप डिसीजन लेने के किसी भी डिस्ट्रिक्ट फोरम, एक स्टेट में अगर कोई केस चल रहा है तो दूसरे डिस्ट्रिक्ट फोरम ऑफ द अनदर स्टेट, उसमें ट्रांसफ़र केस को कर सकता है। साथ ही एक स्टेट कमीशन से दूसरे स्टेट कमीशन में भी केस को ट्रांसफ़र किया जा सकता है। फाइनलिटी ऑफ ऑर्डर इफ़ नो अपील इज़ प्रिफर्ड, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर कोई अपील नहीं की जाती है जो पर्टिकुलर टाइम है, सेक्शन 24 कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का कहता है कि कोई भी जो डिस्ट्रिक्ट फोरम ने या स्टेट कमीशन ने या नेशनल कमीशन ने ऑर्डर किया है, अगर जो तय समय है उसमें उसके आगे खिलाफ जो है कोई अपील वगैरह नहीं की जाती है, तो फिर उसको फाइनल माना जाएगा। लिमिटेशन पीरियड की बात करें तो यहाँ पर क्या है? फॉर फाइलिंग एनी कंप्लेंट बिफोर द डिस्ट्रिक्ट फोरम, स्टेट फोरम, नेशनल कमीशन, लिमिटेशन पीरियड इज 2 years। 2 साल के अंदर अंदर जो कॉज ऑफ एक्शन है उसके 2 साल के अंदर अंदर क्या है? आपको कंप्लेन कर देनी है, तभी आपकी सुनवाई होगी। अदरवाइज वो क्या है? उसकी लिमिटेशन जो है वो 2 साल ही है। डिस्ट्रिक्ट फोरम, स्टेट कमीशन, नेशनल कमीशन में एंटरटेन अ कंप्लेंट आफ्टर द स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ 2 years इफ सफिशिएंट कॉज। अब वही बात है, उनके पास में 2 साल बाद भी अगर कोई कॉज ऑफ एक्शन से 2 साल बाद भी अगर कोई पर्सन डिस्ट्रिक्ट फोरम, स्टेट कमीशन में जाता है, तब फिर चीज़ें थोड़ी सी ये है कि फिर वो बॉल जो है वो कमीशन के हाथ में है, वो डिस्ट्रिक्ट फोरम के हाथ में है। अगर वो चाहे, उन्हें लगता है अप्रोप्रिएट रीजन है डिले का, तो वो उसको एंटरटेन कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते हैं। इन्फोर्समेंट ऑफ द ऑर्डर, सेक्शन 25। अब ऑर्डर तो मान लीजिए दे दिया डिस्ट्रिक्ट फोरम ने, नेशनल कमीशन ने या स्टेट कमीशन ने, उसको इन्फोर्स कराने की पावर किस तरह से होगी, किस तरह से उनका जो डिसीजन है वो इन्फोर्स कराया जाएगा। इफ़ एनी इंटरिम ऑर्डर पास्ड अंडर दिस एक्ट बाय द डिस्ट्रिक्ट फोरम, स्टेट कमीशन और नेशनल कमीशन एज द केस में बी इज नॉट कंप्लाइड विद। अब कोई ऑर्डर, इंटरिम ऑर्डर पास किया गया है, उसको कंप्लाई नहीं किया जा रहा है, तो वहाँ पर क्या है? डिस्ट्रिक्ट फोरम, स्टेट कमीशन और द नेशनल कमीशन में ऑर्डर दैट द प्रॉपर्टी ऑफ द पर्सन हु इज़ नॉट कंप्लाइंग द ऑर्डर बी अटैच्ड। तो प्रॉपर्टी अटैच करने का ऑर्डर भी पास ये कर सकते हैं। अगर
कोई एंटरिम ऑर्डर दिया है डिस्ट्रिक्ट फोरम ने, स्टेट कमीशन ने या नेशनल कमीशन ने, और उनके एंटरिम ऑर्डर को फॉलो नहीं किया जाता है, तो उस केस में उनके पास ये पावर है, ये अथॉरिटी है कि वो उस पर्सन की, जो पर्सन इस कंप्लाई नहीं कर रहा है, उसकी प्रॉपर्टी भी अटैच करने का ऑर्डर दे सकते हैं। अगर 3 महीने के अंदर जो अटैच प्रॉपर्टी है पर्सन तब भी उसको कंप्लाई नहीं करता है, उस केस में जो प्रॉपर्टी है मे ऑर्डर पेमेंट ऑफ द कंपनसेशन टू द कंप्लेनेंट, कि यानी कि प्रॉपर्टी बेच के पैसा जो है वो कंप्लेनेंट की जो भरपाई की जाए। जो पैसा अगर बचता है, इफ एनी आउट ऑफ द सेल सेट प्रोसीड आफ्टर द पेमेंट द कंपनसेशन इज पेड टू द पार्टी इंटाइटल देयर टू। तो जो पैसा है उतना, जितना अगर उसका कंपनसेशन बनता है पार्टी का, तो उसको दे दिया जाएगा। तो ये है साथियों। इसके बाद में अब डिसमिसल ऑफ द फ्रेबुलस और वैक्शियस कंप्लेन। तो इस तरह की अगर कोई बेसलेस कंप्लेन कोई आती है, यानी कि जिनमें कोई तथ्य नहीं है, गलत तरह से किसी को परेशान करने के लिए कोई कंप्लेन की जाती है, तो ये जो हमारे कमीशंस हैं, डिस्ट्रिक्ट फोरम है, उसको क्या करेंगे, उसको डिसमिस कर देंगे, लेकिन राइटिंग में रीजन देने होंगे क्यों डिसमिस की जा रही है। द ऑर्डर शैल बी फॉर द कॉस्ट नॉट एक्सीडिंग ₹10,000 दैट द कंप्लेनेंट शुड पे टू द अपोजिट पार्टी। तो कंप्लेनेंट जो है कम से कम, द ऑर्डर शैल बी ऑल्सो बी एट द कॉस्ट ऑफ नॉट एक्सीडिंग ₹10,000, 10,000 तक का कंप्लेनेंट जो है वो अपोजिट पार्टी को पे करेगा अगर उसने गलत कंप्लेन की है। तो ये ऐसा ऑर्डर भी पास कर सकते हैं। पेनल्टीज एंड प्रोटेक्शंस। तो इसमें पेनल्टीज क्या क्या हैं, प्रोटेक्शन क्या क्या है इस एक्ट में। द व्हेन अ ट्रेडर और अ पर्सन अगेंस्ट हुम कंप्लेन इज मेड और द कंप्लेनेंट फेल टू ओमिट टू द कंप्लाई विद द ऑर्डर मेड बाय डिस्ट्रिक्ट स्टेट, तो उस केस में क्या होगा, कंप्लेनेंट शैल बी such trader or person or complainant shall be punishable with the imprisonment of the term not less than 1 month but which may extend to 3 years or with the minimum fine of 2,000 that may extend to 10,000 with or both। अब मान लीजिए कोई ट्रेडर है, कोई पर्सन है जिसके खिलाफ अगेंस्ट whom a complaint is made by complainant fails or omits to comply with the order made by the district forum, state commission या national commission। अब किसी ट्रेडर के या पर्सन के अगेंस्ट में कंप्लेंट की गई थी और ऑर्डर दे दिया गया है डिस्ट्रिक्ट फोरम, स्टेट कमीशन या नेशनल कमीशन के द्वारा, लेकिन वो पर्सन क्या है, उसको कंप्लाई नहीं करता है, उसको फेल टू कंप्लाई करता है या ओमिट टू कंप्लाई करता है, मना करता है कंप्लाई करने को। इस केस में क्या होगा, जो और द सच ट्रेडर और पर्सन और कंप्लेनेंट शैल बी पनिशेबल, तो उसको सजा दी जा सकती है, पनिश किया जा सकता है, यानी कि कितना, 1 महीने से लेकर 3 साल तक के लिए, और फाइन 2,000 से लेकर 10,000 तक का, या फिर दोनों ही हो सकते हैं। फॉर द ट्रायल ऑफ ऑफेंसेज अंडर दिस एक्ट द डिस्ट्रिक्ट फोरम, स्टेट कमीशन एंड और नेशनल कमीशन एज द केस में बी इज डीम्ड एज इज कन्फर्म्ड विद द पावर ऑफ फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट। तो सुनवाई का जो टाइम आता है वहाँ पर यह है कि इनको फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट है उसकी तरह की पावर दी गई है। तो ये सारा है। नो सूट प्रोसिक्यूशन और लीगल प्रोसीडिंग लाई अगेंस्ट द मेंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट फोरम, किसी भी तरह का जो है सूट या प्रोसिक्यूशन या दूसरी लीगल प्रोसीडिंग इनके खिलाफ नहीं चलाई जाएंगी जो हमारे डिस्ट्रिक्ट फोरम के, स्टेट कमीशन के या नेशनल कमीशन के कोई ऑर्डर जो उन्होंने दिया है उसके खिलाफ। तो ये इसकी प्रोविज़न इसमें दिया हुआ है। सर्विसेज और नोटिस, यानी कि नोटिस वगैरह जो है भेज सकते हैं वो, चाहे तो पोस्ट के द्वारा या फिर कुरियर सर्विसेज वगैरह के द्वारा तो इसको भेज सकते हैं। तो ये है। अब साथियों इसमें इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट आता है हमारा, एक जो मॉडिफिकेशंस हुए हैं इनको एक बार हम देखते हैं कि मॉडिफिकेशन जो हुए हैं हमारे डिस्प्यूट रिड्रेसल मैकेनिज्म में। तो डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम हैज़ बीन रीब्रांड एज डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन। अब डिस्ट्रिक्ट फोरम जो नाम हुआ करता था वो नाम चेंज करके क्या कर दिया गया है, या फिर बेसिकली जो डिस्ट्रिक्ट फोरम है उसको हटा दिया गया, उसकी जगह अब क्या है, हमारे डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन है, विद अ सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन द मॉनिटरी जुरिडिक्शन। अब उनका जो मॉनिटरी जुरिडिक्शन था दैट हैज़ बीन इंक्रीज सिग्निफिकेंटली। पहले क्या था, हमने देखा था 20 लाख तक की पावर उनकी हुआ करती थी, जिसको बढ़ा के अब क्या कर दिया गया है, 1 करोड़ तक की पावर कर दी गई है। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंक्रीमेंट हुआ है ये 2019 में। ऐसे ही स्टेट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल मैकेनिज्म जो है हमारा,
स्टेट कमीशन जिसे हम कहते थे, वहाँ पर क्या है, पहले क्या था कि 20 लाख से 1 करोड़ तक की पावर थी, लेकिन अब यहाँ पर क्या है 1 करोड़ से लेकर 10 करोड़ तक की पावर इनको दे दी गई है। साथ ही नेशनल कमीशन के केस में क्या है, मोर देन 10 CR, तो मोर देन 10 CR जो है वो नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन के पास में चला गया है, जहाँ पर पहले क्या था 1 करोड़ से ऊपर के ही केस चले जाया करते थे। तो ये इसमें साथियों इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको ध्यान रखने हैं, और इसमें एज सच ऐसा नहीं है। नेक्स्ट हमारा एक देखते हैं हम जो पॉइंट है, रेजोल्यूशन एंड थ्रू द अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। अब जो नया एक्ट जो है हमारा 2019 वाला, वहाँ पर मीडिएशन भी अल्टरनेट की बात की गई है कि अगर वो चाहें, दोनों पार्टी तैयार हैं, तो मीडिएशन के थ्रू भी क्या कर सकते हैं, इसको रिजॉल्व कर सकते हैं। 2019 एक्ट हैज़ प्रोवाइडेड इंट्रोड्यूस्ड इनटू its framework a remedy by way of mediation where an option shall be provided to the parties either at the time of admission or even at the later stage to resolve the dispute by way of mediation। एक ऑप्शन एक बार जब केस आएगा फोरम के सामने, उसके बाद भी एक ऑप्शन पार्टीज को दिया जाएगा कि वो हो सके तो आपस में अपना डिस्कस करके, बातचीत करके, मीडिएशन के थ्रू इसको मामले को सुलझा लें। तो पहले ये चीज़ नहीं हुआ करती थी। डिजिटलाइजेशन ऑफ द प्रोसीडिंग, तो प्रोसीडिंग जो है जैसे कि मार्केट कंडीशन वगैरह अब चेंज हुई हैं, तो इस एक्ट में क्या है, ई फाइलिंग ऑफ कंप्लेंट के और ऑनलाइन पेमेंट ऑफ द फीस के बारे में भी ऑप्शंस जो हैं वो दिए गए हैं कि इस तरह से अब किया जा सकता है, क्योंकि चीज़ें धीरे धीरे बदल रही हैं, तो उसके हिसाब से इसको अपग्रेड किया गया है। पावर ऑफ रिव्यू, अब रिव्यू की पावर भी दी गई है सभी को, है ना। अब इसके अंदर क्या है कि जो हमारे डिस्ट्रिक्ट फोरम है, स्टेट कमीशन है, नेशनल कमीशन है, तो उसमें इट्स ओन ऑर्डर वेयर एन एप्लीकेशन इज फाइल्ड विद इन 30 days ऑफ सच ऑर्डर। अंडर द एग्जिस्टिंग फ्रेमवर्क द एग्रीड पार्टी डिड नॉट हैव एनी रिकोर्स अदर देन फाइलिंग एन अपील टू द स्टेट और नेशनल कमीशन टू सेट असाइड एरर्स मेड इन द ऑर्डर ऑफ डिस्ट्रिक्ट फोरम। अब अभी तक क्या था, पुराने लॉ के हिसाब से अगर कोई गलती या फिर कोई कमी उसमें अगर रह गई है ऑर्डर में, तो उस केस में क्या होता था, उन्हें जो पार्टी है, एग्रीड पार्टी है, उसको अगले फर्दर जो है वो अपील करनी होती थी। हालांकि अब क्या है, जो डिस्ट्रिक्ट फोरम है, स्टेट कमीशन है, उनको अपने ऑर्डर को रिव्यू करने की पावर भी दी गई है, अगर 30 दिन के अंदर इस तरह की कोई रिव्यू पिटीशन जो है वो फाइल की जाती है उनके सामने। अब अपील की बात करें तो अमेंडेड जो एक्ट है, वहाँ पर विंडो, अपील करने की जो विंडो है उसको बढ़ा दिया गया है, 30 दिन से बढ़ा के 45 दिन कर दिया गया है। विच शैल बी एडिंग द कंज्यूमर पर्टिकुलरली दोज हु आर इलिटरेट, या फिर जो अब बढ़ाने का टाइम बढ़ाने का बेसिकली फ़ायदा जो है वो उनको मिलेगा जो या तो इलिटरेट हैं या फिर जो उतने अवेयर नहीं है, उस वजह से वो लेट हो जाते हैं, उन्हें चीज़ें पता नहीं है, किस तरह प्रोसीजर्स पता नहीं है, तो वहाँ पर उनको 15 दिन का समय और अब मिल जाया करेगा। तो ये है साथियों, और इसमें कोई सच इम्पोर्टेंट पॉइंट नहीं है। तो इसके साथ ही हमारा ये चैप्टर पूरा होता है साथियों, और इसमें 3-4 जो हमारे ट्रू फॉल्स वगैरह हैं वो देखते हैं। टू अपॉइंट अ पर्सन एज अ प्रेसिडेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट फोरम ही मस्ट बी क्वालिफाइड टू बी अ डिस्ट्रिक्ट जज। तो ये हमें पता है साथियों कि किसी भी पर्सन को अगर हमें डिस्ट्रिक्ट जज की क्वालिफिकेशन उसके अंदर होनी चाहिए। अगर प्रेसिडेंट बनाना है किसका, जो हमारा डिस्ट्रिक्ट फोरम है उसका अगर प्रेसिडेंट बनाना है, तो एटलीस्ट जो डिस्ट्रिक्ट जज की क्वालिफिकेशन है वो उस पर्सन में होनी जरूरी है। तो ये ट्रू हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट है अपॉइंटमेंट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट फोरम इज मेड बाय द हाई कोर्ट। तो डिस्ट्रिक्ट फोरम का अपॉइंटमेंट जो है हाई कोर्ट के द्वारा नहीं किया जाता है। अपॉइंटमेंट हमारा डिस्ट्रिक्ट को जो होता है उसका स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट की जाती है, स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंटमेंट करता है। कैन फ्यू कंज्यूमर्स फाइल अ रिप्रेजेंटेटिव कंप्लेन ऑन बिहाफ ऑफ जनरल कंज्यूमर एट द लार्ज। तो इसमें कहा गया कि क्या कुछ जो कंज्यूमर हैं वो जाके कंप्लेन कर सकते हैं, किसके बेसिस पे, बहुत सारे लोगों को, जनरल जो कंज्यूमर हैं यानी कि पूरी काफ़ी लोगों को अगर कोई डिसीजन इफेक्ट कर रहा है, किसी प्रोडक्ट से, किसी सर्विस से नुकसान हो रहा है, कोई दिक्कत हो रही है, तो उनमें से कुछ एक लोग जाके क्या कंप्लेन फाइल कर सकते हैं। तो कर सकते हैं विद द परमिशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट फोरम। एज द एजेंसी अपॉइंटेड अंडर द लॉ आर क्वासी जुडिशियल, दे डू नॉट हैव पावर ऑफ सिविल कोर्ट वाइल कंडक्टिंग द केस। तो साथियों ऐसा नहीं है, हमने चैप्टर में पढ़ा था कि इनके पास जो पावर होती हैं किसकी होती हैं, सिविल कोर्ट की पावर होती हैं, किसमें, सम्मन वगैरह करने में और भी एविडेंस वगैरह सुनने में, तो ये एफिडेविट लेने में, ये सारी पावर जो है वो उनके पास जो है सिविल कोर्ट की सिमिलर पावर, सिविल कोर्ट के जैसी इनके पास भी होती हैं। डिस्ट्रिक्ट फोरम हैज़ पास ऑर्डर टू पे कंपनसेशन।
अब मान लीजिए कोई डिस्ट्रिक्ट फोरम ने कोई ऑर्डर पास कर दिया है कंपनसेशन देने का, हाउएवर रिकवरी ऑफ द ऑर्डर्ड अमाउंट इज मेड बाई, तो इसकी ऑर्डर तो पास कर दिया डिस्ट्रिक्ट कमीशन ने कि भाई कंपनसेशन पे करो, लेकिन उसको पालन कौन करवाएगा, उसका पालन कौन करवाएगा? तो ये बेसिकली जो है, जो ऑर्डर जाएगा कलेक्टर के पास में, बाई रेफरिंग द ऑर्डर टू द कलेक्टर फॉर मेकिंग रिकवरी इफ इट इज लैंड रेवेन्यू रिकवरी। तो ये जो हमारी लैंड रिकवरी, रेवेन्यू रिकवरी की तरह ही इसका प्रोसीजर है, यानी कि लैंड रेवेन्यू अगर किसी ने पे नहीं किया है तो उसकी रिकवरी जिस तरह से की जाती है उसी तरह से इसकी रिकवरी की जाएगी और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के पास में ये ऑर्डर जाएगा। तो साथियों, इसके साथ ही हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। मिलते हैं साथियों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।